अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस वक्त सियासी मार्का और उसका रुख जो है वो सूबा सिंध है, जहाँ पे 3 मरतबा मुंतखब होने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डेरे जमाए हैं और बल्कि वहाँ के सियासी तौर पे उनके कायदीन ने डेरे जमाए हैं। MQM से मुलाकातें लाहौर में हो रही हैं और MQM की क़यादत से मुलाकातों के बाद जो मुश्तरका एलामिया आया है उससे लगता है कि MQM और नून लीग मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे सिंध के लिए, और ख़ास तौर पे कराची में। सिंध जो कि रवायती तौर पे सियासी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, अब वहाँ पे नून लीग ने एक नए चेहरे को मुतारफ़ कराया है। सियासी चेहरा है मगर माजी में वो एक मारूफ ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो हैं बशीर मेमन, साबिक़ डायरेक्टर जनरल FIA, जो कि ख़बरों में हर वक्त रहे। माजी में पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मारूफ मुकदमात बने जाली अकाउंट्स केस के, उसमें भी बशीर मेमन साहब बड़े मुतहर्रिक थे। और फिर इमरान खान के दौर में उनका एक इंटरव्यू जो मेरे साथ ही हुआ था, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन पर दबाव डाला कि नून लीग के क़यादत के ख़िलाफ़ गद्दारी के और करप्शन के नए मुकदमात बनाए जाएं, बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से बराह रास्त दबाव डाला गया था। तो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सहाफ़ी प्रोग्राम में बशीर मेमन, और ये आज हमसे गुफ्तगू करेंगे बतौर सदर नून लीग सूबा सिंध। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपके बहुत भारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी गई है पूरा सूबा सिंध में, और सियासी तौर पे आप जो करने चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है, बट एनीवे इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तय क्या हुआ है MQM के साथ? ये मुश्तरका हिकमत अमली से क्या मुराद है? क्या सीट एडजस्टमेंट होगी या इंतखाबी इत्तेहाद होगा? ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी। मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारी मुश्तरका हिकमत अमली का मकसद वही है कि अब हम साथ चलेंगे, इकट्ठी चलेंगे। ये तो टाइम आने पर ज्यादा कुर्बतें आएंगी और फिर हम इंशाल्लाह ज्यादा एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये साबित करता है कि हम किसी के साथ भी बैठने को तैयार हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहले भी हमारी इत्तेहादी रही है PDM की हुकूमत में, और अभी फिर इत्तेहादी है इंशाल्लाह, और अगली मरतबा हमारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह, अब देखिएगा आपने जो गढ़ कहा वो गढ़ नहीं है, वो सिस्टम है। हम सिस्टम को इंशाल्लाह शिकस्त दे के आपको दिखाएंगे। मगर ये वो सिस्टम है जो आपकी नून लीग की हुकूमत में आपका हिस्सेदार रहा विफाक में, तो अब उस सिस्टम के साथ शराकतदारी और हिस्सेदारी के एक तवील सफ़र के बाद आप इस सिस्टम को शिकस्त कैसे देंगे बशीर मेमन साहब? 15 साल की जिम्मेदारी नून लीग पे डालना आप समझते नहीं है कि ये जाती है। और दूसरा, ये प्रोविंशियल सिस्टम है, और ये पूरे सिंध के बच्चे को मालूम है, पाकिस्तान के हर सहाबी को मालूम है कि सिस्टम किस चीज को कहते हैं। आपको खुद ब खुद उसका सवाल का जवाब आम आदमी दे देगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है, मुझे अंदाजा है और मुझे यकीन है जितनी आपकी नॉलेज है कि सिस्टम क्या चीज है। लेकिन इस सिस्टम का इंकशाफ आप पे कब हुआ मेमन साहब? नवाज शरीफ साहब पे कब हुआ, और अचानक ये सिस्टम आपका टारगेट कैसे बन गया? मैं ये अर्ज करूं, टारगेट वो नहीं बना, टारगेट बना है सिंध को जायज तरक्की से महरूम रखा हुआ है 15 साल से एक सिस्टम है। 15 साल से जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं होता। 15 साल से
अकरबा परवरी की इंतहा है। 15 साल से डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो जो 14 महीने की आप शराकतदारी की बात कर रहे हैं, वो एक और जो चीज, उसको सिस्टम नहीं कहेंगे हम, उसको चले उस्मान बोजदार कर लेते हैं उसको। सॉरी, क्या कह सकते हैं? उसको उस्मान बोजदार कर लेते। अच्छा। तो वो तो एक बिल्कुल बदतमीजी की सियासत थी। और दूसरा यह कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सबके सब पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल की कास्ट के ऊपर। मगर बशीर अहमद साहब, जिस सिस्टम को आप बतौर डायरेक्टर जनरल FIA ठीक नहीं कर सके, और अब आप उस सिस्टम को बतौर एक सियासतदान कैसे ठीक करेंगे? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं बतौर डायरेक्टर जनरल FIA, हमने वो इंक्वायरी शुरू की थी, क्योंकि JIT जिसको कहते हैं, ओमनी ग्रुप, और उसके रिजल्ट्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 23 अरब रुपया रिकवर हुआ, VR वॉलंटरी रिटर्न किया लोगों ने, और अभी तक वो सिर्फ 11 रेफरेंसेस बने हैं, बाकी अभी इंक्वायरियां पड़ी हुई हैं। और मैं जितना मैं कर सकता था कानूनी तौर पे वो चले वो कर दिया, लेकिन आप उसमें नाकाम हुए हैं बज़ाहिर। जो सिस्टम अभी भी बाकी है, जिसको अब आप शिकस्त देने जा रहे हैं। 23 अरब रुपया आप कम समझते हैं रिकवरी? लेकिन ये तो सब देखे ना, आपने पैसे रिकवर कर लिए, सिस्टम आप अभी भी उससे लड़ रहे हैं। वो तो फायदा क्या हुआ? वो तो प्रोविंशियल हुकूमत का सिस्टम था। अच्छा, उसमें FIA का क्या ताल्लुक? अच्छा, ये आप जमात इस्लामी और GDA से भी अलायंस करेंगे क्या? आपकी हिकमत अमली है? जाहिर है मेरे कायद के जहन में कोई न कोई खाका होगा, और उन्होंने तो आज तो MKM के साथ बैठ के बात की है। हम इंशाल्लाह जो हम ख्याल जमातें हैं उनके साथ बात करेंगे। 2 महीने पहले मौलाना फजल रहमान साहब का बयान था, मुस्लिम लीग नून, JUIF, मुस्लिम लीग फंक्शनल, MKM मिलकर के इंतखाब में हिस्सा लेंगे, PTI और पीपल्स पार्टी के अलावा। ये वो चूंकि जाहिर है थोड़ा सा दूरंदेश भी है, और इंतहाई दूरंदेश और बहुत बड़े सियासी दिमाग रखते हैं। ठीक है, मेरी चूंकि डिस्कशन मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं अपने कायद से पूछूं क्या कुछ है क्या है। तो आपका असल हरीफ कौन है? कराची में है, बड़े शहर के अंदर असल हरीफ कौन है सियासी? मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी हरीफ तो नहीं होता, हमने लोगों के पास जाना होता है। हर एक अपना एजेंडा लेकर के जाता है कि मेरा एजेंडा ये है। लेकिन PTI एक बड़ी हरीफ रही है। 2018 में 14 सीटें PTI को मिली सिंध से, कराची से। तो अब आप अचानक क्या समझते हैं कि अब उनकी सपोर्ट कम हो गई है अचानक, और आपके मिल जाने से नून लीग को कितनी सीटें मिल जाएंगी कराची में लेट से? वो इंशाल्लाह वक्त आने पर पता लगेगा। 8 फरवरी को खुद ब खुद पता लग जाएगा। 8 फरवरी को पता लग जाएगा, बजाय इसके कि बंदा बैठ के अभी ये कहे कि हमने ये कर देना है, हमें वो कर देना है। हम अपना एजेंडा लेकर के जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन PTI मैदान में होगी या नहीं होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी PTI को? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम PTI के लिए नहीं, हम अपने लिए मांग रहे हैं सिंध में। अच्छा, लेकिन अभी तक मगर वो बिलावल भुट्टो तो आपसे मांग रहे हैं, नून लीग से। अच्छा, देखिए आप मतीउल्लाह जान साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं। इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। चीफ मिनिस्टर उनका नॉमिनी है, जिसके लिए आपने खुद वीडियो एक देखी होगी, मीडिया पे वायरल हुई थी कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरा बच्चा है, याद होगा आपको? सही। फिर दूसरा चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात है। अभी भी जो सिंध में है वो सिस्टम अभी तक जारी व सारी है। आप अपने दोस्त यार जितने भी सहाफी दोस्त हैं आपके, ठीक है, और आपकी सहाफती कैपेबिलिटीज पे किसी को भी शक नहीं है।
आपको 15 मिनट से ज्यादा 16 मिनट नहीं लगेगा। और आपको पता है, अच्छा बशीर अहमद साहब, आप खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे? वो मेरा कायद कहेगा तो लड़ूंगा। मगर आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपका आवाम से वो राब्ता नहीं रहा। आपने इतनी अहम सियासी जिम्मेदारी आपको किस बुनियाद पे सौंप दी गई? क्या क्राइटेरिया था मुस्लिम लीग नून का? ये तो अब जाहिर है, या तो लोग कहते हैं कि जी अनपढ़ लोग सियासत में आ जाते हैं, फिर भी मुसीबत। अगर मैं 4 जमातें पढ़ के आया हूं और नौकरी करके साफ सुथरी, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। ब्यूरोक्रेट पे और गवर्नमेंट ऑफिसर पे और खासतौर पे पुलिस के अफसर पे तो इल्जाम होते हैं रिश्वत के, डाकुओं को छोड़ने के और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। आज तक मुझ पर एक इल्जाम नहीं है, एक इल्जाम नहीं है। मैं अपने 30 साल 32 साल 34 साल करियर की बात कर रहा हूं। आपने जरूर पता करवाया होगा मेरे करियर के बारे में। मुझ पर पैसे लेने का, रिश्वत का कोई इल्जाम है तो मैं जा नहीं सकता लोगों के पास। मुझे मैंने इतने 9 जिलों में सर्व किया एज एसपी। बहरहाल इसका फैसला तो यकीनन 8 फरवरी को सिंध के अवाम करेंगे, कराची के अवाम करेंगे, जहाँ से भी आप इलेक्शन लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशीर अहमद साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बड़ी डेवलपमेंट है सिंध में। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी ने, इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनके अलावा हमें ज्वाइन किया है खुसूसी तौर पर सैयद अमीनुल हक साहब जो कि MQM के रहनुमा हैं, साबिक़ MNA हैं, 3 मरतबा MNA मुंतखब हुए हैं। 2018 के इंतखाबात में कराची वेस्ट चार्ज से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए और 6 अप्रैल 2020 को वफाकी वज़ीर बराए टेली कम्युनिकेशन भी उनके उस ओहदे पे भी कायम रहे। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि नून लीग के साथ जो इत्तेहाद हुआ है तो इसको हम क्या कहें, ये सीट एडजस्टमेंट है और क्या ये कराची की हद तक है या नज़रियाती तौर पे भी आपने बहुत सा आप समझते हैं मुश्तरका और कॉमन ग्राउंड से आप दोनों जमातों के बीच? देखिए मतलब जान साहब, 2-3 चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हमें के पाकिस्तानी समझती है कि मुल्क जो है मुख्तलिफ बहरानों से गुजर रहा है। अब उस बहरान में मेरा ख्याल है कि माशी सूरत हाल खराब से खराब तर है, इसी तरीके से सियासी हलचल पाई जाती है और साथ साथ मेरा ख्याल आईनी बहरान में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मुल्क को बेहतरी के लिए एक अच्छा अमल MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दावत पर किया है और उसका आला सतह आज लाहौर का दौरा भी किया है। एक तफसीली मुलाकात हुई है। मुलाकात में MQM पाकिस्तान ने किसी वजारत, किसी मुशीर, किसी गवर्नरशिप का मुतालबा नहीं किया, बल्कि हमेशा उस तसलसल को बरकरार रखा है जो गालिबन 30 मार्च 2022 दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने और कौमी सियासी जर्गा के सामने MQM पाकिस्तान ने PMLN के साथ जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे में हमने क्या रखा था? हमने चंद बातें रखी थी। कराची शहरी सिंध के बेहतरी के लिए उसमें हमने 2-4 बड़े मुतालबात किए थे। वो मुतालबात थे कि डिजिटल सेंसस के इनेकाद को कंटिन्यू रखा जाए, डिलिमिटेशन को बेहतर किया जाए, K4 के मुंसूबे को पाए तक मिल तक पहुंचाया जाए और ग्रीन लाइन के बस के सर्विसेज जो मेट्रो बस सर्विसेज है इसको बेहतर किया जाए। मेरा ख्याल है कि हमारा जो 16 महीना PMLN के साथ गुजरा है, हमने देखा कि डिजिटल सेंसस के इनेकाद को आगे बढ़ाया गया। गालिबन 4 अगस्त 2023 को CCI-CBD सेंसस को रिजल्ट को मंजूर कराया गया और फिर सब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कराची की आबादी जो 1 करोड़ 30 लाख पे क्लोज की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह MQM की कोशिश और वफाकी हुकूमत की हेल्प से वो 2 करोड़ 4 लाख पे जाके खत्म हो गई। डिलिमिटेशन की कार्रवाई भी आगे बढ़ी है। MQM का कोई ऑब्जेक्शन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन नई डिलिमिटेशन भी होने जा रही है। K4 का मनसूबा पाया तकमील की तरफ है, ग्रीन लाइन बेहतरी की तरफ जा रही है। तो यस, मेरा ख्याल है कुछ कॉमन ग्राउंड PMLN और MQM के दरमियान मौजूद है
उसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर मेरा हाल मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत को कायम और ध्यान रखने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मेरा हाल है कि एमकेएम पाकिस्तान और पीएमएल ने आगे साथ चलने का एक जिसे कहते हैं विंडो ओपन किया। ठीक है, उस विंडो ओपन करना। जी अमीन उल हक साहब, आप आगे जाके आप तो कोशिश यही कर रहे हैं कि सिंध में आप अपनी हुकूमत बनाएं नून लीग के साथ मिलके। ज़ाहिर बात है हर इलेक्शन लड़ने वाली जमात की ये ख्वाहिश होती है। तो आप सिंध में वजारत आला के ऊपर आपकी नज़रें हैं? जी मतल्ला जान साहब, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हुकूमत साजी उसका हक बनता है। और एमकेएम पाकिस्तान, अगर आप शहरी सिंध को देखेंगे तो पिछले 35 साल से शहरी सिंध में होने वाले हर इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करती चली आई। इसका मतलब ये कि शहरी सिंध के अवाम एमकेएम के मैंडेट के साथ खड़े रहते हैं। और फिर एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया? एमकेएम पाकिस्तान पे अगर आप पिछले 30 साल को सिंध की डायनेमिक स्टडी करेंगे, या एमकेएम की कोशिशों के बदौलत 1990 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाम सादिक के सरबराही में हुकूमत तश्कील दी गई। 1996 आपके सामने पीएमएलएन के उम्मीदवार लियाकत ज्योति को वज़ीर-ए-आला बनाया गया। एमकेएम की 50 से ज्यादा सूबा असेंबली सीट मौजूद थी। फिर आपको याद है 2003 और 2004 में डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को एमकेएम भारी अक्सरियत से कामयाब होती है जेडीए के साथ। बहरहाल अमीन उल हक साहब, अभी की बात करें, कराची में आप अपना मेयर तक तो मुंतखब करा नहीं सके, तो आप वजारत आला के ख्वाब देख रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, एमकेएम पाकिस्तान मैं समझता हूं कि एक असली मौक़िफ़ अपनाते हुए बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट किया। गालिबन 14 जनवरी के रात के 12 बजे एमकेएम पाकिस्तान ने बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट किया। मैं पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो वो क्या वो वजूहात दूर हो गई हैं? क्या वो वजूहात दूर हो गई हैं कि अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए दो अलग अलग चीजें। तो बाई असेंबली के इलेक्शन, कौमी असेंबली का इलेक्शन डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हमारे क्या डिमांड था? हमने पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उस वक्त, उसने क्या रवैया रखा कि कराची के अंदर 50 और 60 ऐसे यूसी की सीट थी जिसके ऊपर कुछ इलाकों में 90,000, 89,000 के ऊपर एक यूसी का चेयरमैन मुंतखब हो रहा था। अब कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे 25,000 और 30,000 पे एक यूसी चेयरमैन मुंतखब हो रहा था। इसका मतलब कि वन मैन वन वोट को पामाल किया गया। सही है, ये आपके बड़ी जेन्युइन कंसर्न थी अमीन साहब, वो उस वक्त भी सब लोगों को मालूम था। अभी जो सिंध नून लीग के नए सदर हैं तैनात किए गए हैं बशीर महमद साहब, उनका ये कहना है कि सिंध के अंदर एक सिस्टम है जो वो एमक्यूएम के साथ मिल के ख़त्म करेंगे। मगर क्या आप एमक्यूएम जो है सिंध के सिस्टम का हिस्सा नहीं रही? सिंध में भी हुकूमत में रही, वफाक में भी हुकूमत में रही, तो अब आप नया क्या करने जा रहे हैं? देखिए मतल्ला जान साहब, अगर आप एमकेएम की हिस्ट्री को उठा के देखिए, जब एमकेएम हुकूमत में जो ताकत के साथ रही है डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि 1990 और 92 का दौर हो, मगर वो सिस्टम बरकरार है, सिस्टम बरकरार है। 2003 से लेकर 2004 से लेकर 2010 तक देखेंगे तो एमकेएम ने शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम कराया है। कराची का पहला फ्लाईओवर एमकेएम के दौर में बना, अंडरपासेस एमकेएम के दौर में बने, कराची मेडिकल रेजिडेंटल कॉलेज जो बल्दिया उस्मा के ज़ेरे तमाम करता आज भी वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते रहे सूबाई हुकूमत के साथ मिलके। नहीं, ये पीपल्स सूबाई हुकूमत के साथ ये जब एमकेएम की हुकूमत रही है उस वक्त एमकेएम ने तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी के ने तो हर वो अमल जिससे मेयर के अख्तियारात कम होते हों वो अमल में शरीक हुए। चले, बहुत शुक्रिया अमीन उल हक साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सैयद अमीन उल हक एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। रज़ा रूमी साहब, आपने सुना एमक्यूएम अब नून लीग के साथ जो इत्तेहाद बना के कराची में इलेक्शन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का ऐलान करने जा रही हैं। क्या प्रॉस्पेक्ट्स लगते हैं आपको? क्या इससे पीटीआई या पीपल्स पार्टी जो है इस पर कोई असर पड़ेगा सियासी तौर पर? शुक्रिया भाई इनवाइट करने के लिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल जिसे कहते हैं, आपको याद होगा 2018 में 17 में 18 में ये इसी तरह के इंतखाबी इत्तेहाद बनवाए जा रहे थे। आपको पता कि कौन बनवा रहा था। और आज भी ये लग रहा है कि अब मामलात रिवर्स हो गए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जारी है। और इस वक्त ये इत्तेहाद एक बड़ा क्लियर इसकी इंडिकेशन है कि कराची में जो पीटीआई ने 14 सीटें जीती थी 2018 के इलेक्शन में, वो सीट्स जो है अब उनका क्या होगा और वो किधर को जाएंगी। यकीनन इसमें एमक्यूएम और नून लीग अगर मिलके वो इलेक्शन लड़ते हैं
तो शायद कुछ सीट्स वो वापस हासिल कर सकें पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई की भी अच्छी खासी सपोर्ट है कराची में, लेकिन जो पार्टी के हालात हैं उसमें ये नहीं लगता कि वो दोबारा से रीगेन कर पाएंगे अपनी ये 14 सीट्स। एक तो कराची का मामला, दूसरा अंदरूने सिंध के अंदर भी दीगर जो शहरी इलाके हैं सिंध के, वहां भी इस इत्तेहाद का एक इम्पैक्ट बिल्कुल हो सकता है। और ये मुस्लिम लीग नून की जो मुतवक्को कोलिशन हुकूमत है जिसका जिक्र इलेक्शन से पहले लोग कर रहे हैं और वो क्या से बोलते हैं शर्तें लगा रहे हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी लगती है। अगर ये सारी जमातें जो सिंध में अपोजिशन में हैं इकट्ठी हो भी जाती हैं तो क्या नून लीग को इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? ऑब्वियसली वफाक में एमक्यूएम की हिमायत और दूसरी जमातों की हिमायत भी इनको मिल जाएगी, मगर सिंध के अंदर नून लीग सियासी तौर पे कितने अपने पैर जमा सकेगी? देखिए इस वक्त जो एक बड़ा इत्तेहाद, पहले भी जीडीए का अलायंस जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था, उसने कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल तो ना की, लेकिन इस बार उसके ऊपर दोबारा जो है वर्किंग जारी है और बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट्स की जा रही हैं कि किस तरह से उस अलायंस को थोड़ा सा मजीद इंतखाबी कामयाबी मिले, सूबाई लेवल के ऊपर भी, फेडरल लेवल के ऊपर भी। देखिए एक दो बातें हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है कि जरदारी साहब की जो गालिबन तवक्को थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो तवक्को जो है वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही और उनको थोड़ा सा, इसीलिए आपने देखा कि उनके बयानात बड़े सख्त आए हैं बिलावल के भी, जरदारी के भी पिछले चंद हफ्तों में, जहां पे उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार जिक्र किया। उन्होंने नवाज शरीफ को दिया जाने वाला प्रोटोकॉल और उन्होंने कहा कि उसको नवाज शरीफ को जो है वो तैयार किया जा रहा है कि वो मसनद पर बैठे और वजीर आजम बने। तो ये जो इस वक्त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए जो है उसमें पीर पगाड़ा की मुस्लिम लीग फंक्शनल नुमाया पोजीशन की हामिल है और पीपीपी मुखालिफ रवायती शख्सियात, जमीयत उलमा इस्लाम और छोटे बड़े और भी जमातें इसमें उनको ले आए हैं। 15 साल से पीपीपी की सूबाई हुकूमत है। थोड़ी सी आपको पता है कि इनकम्बेंसी का एक बोझ भी होता है, लोगों को अगर दिखाई दे रहा होता है कि जी उनकी जिंदगियां नहीं बदली तो वो ट्राई करते हैं। बहरहाल ये एक चांस लिया जा रहा है कि किस तरह से पीपीपी को थोड़ा सा पुश बैक किया जाए। यानी एज सच जो बशीर मेमन दावा करते हैं कि सिस्टम को बदल देंगे, हुकूमत गिरा देंगे, तो वो ये अल्टीमेटली थोड़ा सा अगर हुआ भी तो वो पुश बैक ही होगा पीपल्स पार्टी के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताज हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं आप एमक्यूएम और नून लीग के इस नए इंतखाबी इत्तेहाद को? देखिए मतीउल्लाह भाई, ये मतलब हर सियासी अमल के पीछे या जमात के पीछे कोई ना कोई सियासी नजरिया होता है ना। तो अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में तासुब की जो सियासत है उसका सरमायादारी की इस्तेसाली सियासत से गठजोड़ है। तो ये लोग हमेशा साथ जाते हैं। आप भारत को देख लें, वहाँ पे कॉरपोरेट इंडिया बीजेपी कैसे साथ हैं। आप अमेरिका को देख लें, डोनाल्ड ट्रंप का जो फिनोमेना है कि तासुब की सियासत कर रहे हैं कॉर्पोरेट अमेरिका। आप इसराइल को देख लें किस तरीके से, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मगर ताज हैदर साहब, ये इस जिस तासुब की आप मिसाल दे रहे हैं उसके पाकिस्तान की और सिंध की सियासत से क्या ताल्लुक है? नहीं होगा सर, 1000 जनाजे तो मैंने। जी सर, मैंने हजारों जनाजे उठाए हैं। जी सर। और सिंध तोड़ने का जो एक पुराना मंसूबा है जिसका बार बार वो खुद भी ऐलान करते रहे, लेकिन अभी किसी ने ऐसा ऐलान तो नहीं किया, ना तो एमक्यूएम ने किया है, ना ही नून लीग ये चाहती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं ऐसे ही जनाजे उठाता रहा प्रेसिडेंट कराची हो। नहीं, इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हुई आपके ख्याल में, या अभी भी वही है? देखिए, सियासी नजरिया कहाँ चला गया, तासुब का तो है ना। लेकिन ये सियासी इत्तेहाद तो बनते टूटते रहते हैं। MQM आपके साथ हुकूमत में भी रही है। लेकिन आप किसी भी सियासी अमल को उसके सियासी नजरिए से अगर जुदा करके देखें फिर तो हेडलाइंस तक खेलते रहे। लेकिन वफाक में पीपल्स पार्टी भी PDM की इत्तेहादी रही है, सूबे में MQM को आप साथ लेकर चलते रहे हैं। हमें PDM से निकाला गया था और उसकी नजरियाती बुनियाद, लेकिन इसके बावजूद आप हुकूमत में तो रहे ताज हैदर साहब। जी हाँ, हम हुकूमत में रहे, बिल्कुल। हम कोएलिशंस भी करते हैं। अच्छा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत बात हो रही है और आपको खासतौर पे पीपल्स पार्टी को मौजू बदल दिया आपने। जी जी जी, प्लीज। आपने फौरन मौजू बदल दिया। नहीं नहीं, आप बताएं, प्लीज बताएं। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें तो निकाला गया था ना PDM से, सही, और नजरियाती बुनियाद पे हमें और ANP को निकाला गया था। ये राइट और लेफ्ट की एक ब्रीच थी जिसने कि PDM को तोड़ा और हमें वहां से निकाला। ठीक। अच्छा, जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट में हम साथ है। उसमें कौन सी मिनिस्ट्रियां हमारे पास थी, उनमें हम क्या कर रहे थे, कौन सी उनके पास थी, उसमें क्या चल रहे थे। तो दो माशी निज़ाम मुल्क के अंदर है, वो कैबिनेट के अंदर भी। ठीक। अच्छा ताज हैदर साहब, ये बशीर मेमन साहब का कहना है कि सिस्टम को हम शिकस्त देंगे। ये वो सिस्टम है शायद जिसका खुद बशीर मेमन साहब भी हिस्सा रहे हैं, तो ये कौन सा सिस्टम है? मुझे पता नहीं। देखिए, हम तो जैसे हमारे तो पार्टी के 4 उसूल हैं, हम उन 4 उसूलों की बात करते हैं हमेशा। अब भी जो मैनिफेस्टो पे काम हो रहा है उसमें भी उन्हीं उसूलों की बुनियाद पे काम हो। अब अगर मुस्लिम लीग का कोई उसूल है तो हमें बता दें। ठीक। अच्छा ताज हैदर साहब, आपको मैं बताता हूँ आपको सीधी बात है कि अशराफिया को और ज्यादा मजबूत करो और पैसा जो है वो खींच के मेहनत कशों की दौलत वो अशराफिया की जेबों में जाती है। तो आपके ख्याल में कोई कुव्वतें ऐसी हैं जो ये आपके नज़दीक ये गैर फितरी इत्तेहाद है जो MQM और नून लीग का हो रहा है, या कोई कुव्वतें इनको इकट्ठा कर रही हैं? आपके ख्याल में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, क्या कहते हैं आप? मैं शख्सियात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक आलमी पैमाने पे जो तअस्सुब की सियासत है उसका और सरमायादाराना सियासत का एक गठजोड़ है। ठीक। भारत के अंदर आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए। अच्छा, आप PTI में देख लीजिए। ताज हैदर साहब, आपकी पार्टी PTI के साथ मिलकर कोई सियासी हिकमत अमली बनाने को तैयार है? बिकॉज सियासत तो नाम ही बर्दाश्त का है। देखिए, हम हर एक के लिए चाहते हैं कि उसके बुनियादी हकूक की हिफाजत हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका नजरिया वही टॉप डाउन नजरिया है कि एलीट को मजबूत करो, फिर नीचे ट्रिकल डाउन होते होते गरीब को भी मिल जाएगा। हमारा नजरिया इसके बिल्कुल मुखालिफ है। हम बराह रास्त कर रहे हैं गरीबों के लिए काम। सर, इस दफा आपका इलेक्शन का नारा क्या होगा पीपल्स पार्टी का? नहीं, हम नारा नहीं है, हम कोई 3 साल से माशी रिवाइवल पे काम कर रहे हैं। ठीक। और उसके लिए हम प्रोग्राम दे रहे हैं। ठीक। जो पिछले से पिछला बजट था उसमें मेरी बजट स्पीच थी, शायद मुझसे गलती हुई, मैंने आपको नहीं भेजी उसके अंदर जिस तरीके से काम हो रहा था वो उसका हमने कहा था। और हम कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं देखते अगर हम मईशत का रुख सही कर लें। ठीक। सेनेटर ताज हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। तो रज़ा रूमी साहब, आपने सुना पीपल्स पार्टी को भी, MQM को भी, तो क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए क्या चैलेंजेस हैं अब की बार जो सियासी मार्का होने जा रहा है? देखिए, चैलेंजेस तो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जो नया अलायंस उन्होंने बनाया है जिसमें सारी PPP मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उनको दोबारा से इकट्ठा करके और पुश किया जा रहा है, और वो यही है कि पीपल्स पार्टी को काबू में रखने का, जिसे कहते हैं, एक प्लान दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले अभी आपने मतीउल्लाह जान साहब, आप भी जिक्र गए थे बशीर मेमन साहब का कि वो सिस्टम को बदलेंगे। बशीर मेमन साहब तो खुद सिस्टम है,
मतलब एक FI है कि आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कितने इन इदारों को भी कवर करते हैं, मैंने एक जमाने में सिविल सर्वेंट भी था, तो ये तो सिस्टम के खुद क्रीचर्स है। इस सिस्टम को चलाने की गालिबन उनको लगाया भी इसीलिए गया है कि वो जो रियासती वो इनसाइडर हैं, वो सिस्टम के इनसाइडर हैं, इसलिए नून लीग ने उन्हें लगाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रियासती मशीनरी जो है वो उसका जो इस्तेमाल होना है, जो हमें दिखाई दे रहा है 2024 के फरवरी का जो इलेक्शन है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगा कि माजी में भी हमने इसकी मुखालफत की, क्योंकि अगर आप एक फेयर इलेक्शन नहीं कराते तो उस जमहूरियत का मकसद ही फौत हो जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आज जमहूरियत जो है वो मैं समझता हूं कि वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, और उसको कोशिश की जा रही है कि कोई टीका यहाँ से लग जाए, कोई अच्छा नून लीग को अपना रजा रूमी साहब, नून लीग को पूरे सिंध में कोई सियासतदान नहीं मिला, तो उन्होंने सिस्टम के कल पुर्जे या ब्यूरोक्रेट, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को नून लीग का सदर बना दिया। ये बहुत बड़ा एक फैसला है। वाई ब्यूरोक्रेट रूमी साहब, क्यों नहीं है कोई सियासतदान मिला नून लीग को, इतनी बड़ी जमात को? देखिए, एक तो कैलकुलेशन ये थी ना कि मेमन साहब चूंकि खुल के इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में उनके खिलाफ आ गए थे मैदान में, बाद में भी उन्होंने काफी कुछ रिवील किया। एक तो जाहिर बात है हमारी पार्टियों की ये बड़ी सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन होती है, वो जैसा जॉर्ज बुश ने कहा था ना, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो एक तो उसमें वो अमल है। दूसरा जाहिर बात है जो मैनेजमेंट होनी है इलेक्शंस की 2024 में, अब किस हद तक वो कर पाते हैं, इलेक्शन वाले दिन पे करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे पहले जो करना होता है, आपको पता है इससे पहले भी सिंध में साबिक सिविल सर्वेंट्स जो है उनका एक रोल रहा है। मैं उनका नाम भूल गया हूं, एक बड़े मशहूर सिविल सर्वेंट थे, वो वजीर आला भी रहे, उनको भी वो पार्टियां भी चलाते रहे एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को जो है वो सियासी मैदान में इसलिए लाया जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो सियासत होती है, थाना कचहरी और केसेस, उसमें बहुत अहम उसका एक रोल होता है। तो गालिबन यही वजह बनी होगी, नहीं तो सियासी शख्सियात बिल्कुल है सिंध में, नून लीग पहले भी रही है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। बल्कि देखे ना, अपना मिफ्ता इस्माइल उनका जो कराची में जो कि एक रिस्पेक्टेड टेक्नोक्रेट भी है, इलेक्शन भी रहा है, उसकी अच्छी फॉलोइंग है, उस साइडलाइन पे किया हुआ है। बल्कि सिंध के साबिक सदर नून लीग जो थे शाह मोहम्मद शाह साहब, जो अब मरकजी सीनियर नायब सदर बना दिए गए, वो भी काफ़ी सियासी शख्सियत हैं। और मेरे ख्याल में तो सियासतदानों की जगह अब ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पार्टियों के अंदर भी लेते जा रहे हैं, तो हुकूमत के अंदर तो फिर कोई गिला शिकवा रह नहीं जाता। रज़ा रूमी साहब बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।